आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 कक्षा 9 विषय विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, P2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं का बनना और पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ का वाष्पीकरण या वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वाष्पीकरण को इंग्लिश में इवोपोरेशन बोलते हैं। अब वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब आप क्वथनांक किसे कहेंगे? क्वथनांक क्या होता है ना, तो देखिए, क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या है? वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, यानी वह तापमान जिस पे कोई द्रव, कोई लिक्विड उबलने लगे, तो वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। आपको समझ में आ गया क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप या वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उस तापमान को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। जैसे जल का सूत्र सभी लोगों को पता है, H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जब हम 273 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबालने लगता है, यानी जल क्या होता है? जल को जब हम 273 यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल क्या होने लगता है? जल उबलने लगता है। इसलिए जल का क्वथनांक 273 केल्विन है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो जल का उबलने का या जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछे तो 273 केल्विन होता है। अब गलनांक देखते हैं। अगली हेडिंग है गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक को इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, यानी जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह तापमान उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे गलनांक क्या होता है। गलनांक को इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आपको याद रखना है, गलनांक को इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर, यानी कोई ठोस है और पिघलकर क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है, वह तापमान उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहता है। जैसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, यानी बर्फ। बर्फ को हम क्या होता है? बर्फ जब हम वायुमंडल में या बाहरी फ्रिज से निकालते हैं और बाहर रखते हैं तो क्या होता है? ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। तो वह तापमान उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक देखते हैं क्या होता है? 273.16 केल्विन। बर्फ का गलनांक केल्विन में देखेंगे तो 273.16 केल्विन होता है। अर्थात बर्फ 273.16 केल्विन है। यानी ये किस ताप पर गलने लगता है? 273.16 केल्विन ताप पर क्या होने लगता है? इसमें गलनांक उत्पन्न हो जाता है या गलने लगता है। अब अगला देखेंगे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। वाष्पीकरण जो होता है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? इनको कौन से कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो देखो, नंबर 1 है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। नंबर 1 सतह क्षेत्र बढ़ने पर। नंबर 2 है
द्रव्यमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि हो जाती है। नंबर 3, आर्द्रता में कमी हो जाने के कारण। और नंबर 4, वायु की गति में वृद्धि। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था सतह क्षेत्र बढ़ने पर। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पन में क्या प्रभाविता होती है, देखेंगे। पहला, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण कहाँ से होती है? एक सतह से होती। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई? सतही प्रक्रिया हो गई। सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलने से पदार्थ के कणों को आपस या आसपास से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिलता है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आपको समझ में आ गया होगा, जितना अधिक सरफेस सिस्टम होगा, जितना अधिक सतह होगा तो क्या होगा? तनाव होगा। तो उसमें एक दूसरे कण क्या होंगे? आपस में मिल जाते हैं, जिससे ऊष्मा अवशोषित करने के लिए क्या होता है? बहुत सारे कण होते हैं जो ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कण की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और कणों की जो गतिज ऊर्जा होती बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी जब कण आपस में बहुत सारे सतहों के मिलने से पदार्थ के कणों आपस में एक से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने लगते हैं, तो क्या होता है? उसमें कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था तापमान में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है। यानी तापमान जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो कणों में अधिक गतिज ऊर्जा मिल जाती है, यानी कण अधिक गतिज ऊर्जा करने लगते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती? बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता का मतलब है वायु में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपको आर्द्रता की डिफिनेशन पता हो गई। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प के कणों की मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा को कम करती है। यानी जो वायु में उपस्थित जलवाष्प के कण होते हैं तो क्या होती है? इनके कण जो होते हैं क्या करती हैं? वायु में उपस्थित जलवाष्प के कण की मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा को कम कर देती है। यानी ऊष्मा जो मिलती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जिससे क्या होता है? वाष्पीकरण की दर जो होती है, वाष्पन की क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है? वो घट जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है। अब में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।